एक गांव में एक विशालकाय तालाब था जो देखने में काफी खूबसूरत था। इसके चारों ओर हरे भरे घास और काफी सारे बगीचे थे। यूं शांत दिखने वाला तालाब अपने अंदर एक भयावह राज समेटे था। गांव के ही एक किसान रामलाल की बकरी तालाब के पास चरने गई और फिर वहां से गायब हो गई। रामलाल ने पूरा गांव सिर पर उठा लिया। कभी इधर जाता कभी उधर, पर बकरी नहीं मिली। गांव वालों ने इसे एक साधारण घटना मानकर इस बात को जल्दी ही भुला दिया, पर रामलाल ने जैसे जिद पकड़ ली थी कि वो चोर का पता लगा कर रहेगा। उस दिन से रामलाल गांव भर में घूमता और हर एक घटना को बारीकी से देखता। गांव में सब उसे सनकी रामलाल बुलाने लगे थे, पर किसी की परवाह किए बिना रामलाल लगा रहा। एक दिन गांव के कुछ लड़के गांव से बाहर मैदान में खेलने गए। खेलते हुए उन्हें समय का पता ही नहीं रहा। जब काफी शाम हो गई तो उन्होंने घर लौटने का निश्चय किया। मैदान और गांव के बीच में वही तालाब था जहां से रामलाल की बकरी गायब हुई थी। लड़के जब चलते चलते तालाब के पास पहुंचे तो इत्तेफाक से रामलाल तालाब के उस पार से घर की ओर जा रहा था। इन लड़कों को देखकर रामलाल ठिठक गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। रामलाल ने देखा वो लड़के अचानक रुक गए और कहीं हवा में इधर उधर देखने लगे। तब जैसे तालाब के अंदर भूचाल सा आ गया हो। पानी की सतह जोर से हिलने लगी और पूरा तालाब एक बवंडर से भर गया। रामलाल को इस तेज हवा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वहां फिर से सन्नाटा पसर गया। तालाब का पानी पहले की तरह एकदम शांत हो गया। रामलाल ने तालाब के उस पार देखा तो वो सब लड़के अब वहां नहीं थे। उसने सोचा वो डर के भाग गए होंगे और खुद भी घर की ओर चला। जब रामलाल गांव में पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। उसने देखा कि गांव के कई लोग बेचैन हो आपस में बातें कर रहे हैं। अजीब मनुष्यत बसरी थी वहां। रामलाल पास पहुंचा तो उनसे पूछा कि क्या बात हुई। गांव के ही एक युवक मयूर ने बताया कि गांव के कुछ लड़के लापता हैं। वो गांव के पास वाले मैदान में खेलने के लिए गए हुए थे और अब उनका कुछ भी पता नहीं है। रामलाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। लगभग फुसफुसाते हुए आवाज में बोला, तालाब। सब चौंक के उसकी ओर देखने लगे। आदित्य ने रामलाल से कहा, साफ साफ कहो रामलाल, क्या कहना चाहते हो। रामलाल ने एक सांस में तालाब के पास हुई घटना सबको सुनाई। गांव में जैसे सनसनी दौड़ पड़ी। गांव के ही एक बुजुर्ग कन्हैया काका बोल पड़े, वो जाग चुकी है, वो जाग चुकी है। वहां मौजूद सब लोग सहम गए कि अचानक कन्हैया काका को क्या हो गया। रामलाल भाग के काका के पास पहुंचा और पूछने लगा, कौन जाग चुकी है काका। कन्हैया काका ने थोड़ी हिम्मत बांधी और सबको बताने लगे। बात लगभग 60 साल पुरानी होगी। उस तालाब के किनारे एक बुढ़िया झोपड़े में रहती थी। उसकी अवस्था कुछ 90 वर्ष की होगी। गांव वाले उसे बिजली ताई कह के बुलाते थे, क्योंकि वो बिजली की ही तरह कभी यहाँ कभी वहां फिरती रहती थी। ताज्जुब था कि उस उम्र में भी इतनी फुर्ती उसमें कहाँ से आती थी। बिजली ताई का गांव के ही एक लड़के पर बहुत असीम प्रेम था। वो उसे अपनी बेटी की तरह समझती थी। लड़का भी बिजली ताई के काफी करीब था। कुछ समय बीता तो उस लड़के ने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी और के वश में हो। एक रात जब वो लड़का अपने घर से गायब हो गया तो गांव वाले मशाल लेकर बूढ़ी बिजली के झोपड़े की ओर चले। वहां जो उन्होंने देखा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बिजली एक भयानक भेष बनाए कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी और उस छोटे लड़के की गले में हड्डियों की माला थी। लड़का आंखें बंद किए बिजली के मंत्र के साथ बैठे बैठे ही घूम रहा था। बस इतना देखना था कि सब गांव वाले गुस्सा हो गए और बिजली को डायन बताकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। सबने मिलकर फैसला किया कि बिजली का जिंदा रहना ठीक नहीं है। उधर बिजली इन सब से डरी नहीं। उल्टा जैसे बाघ के मुंह से शिकार छिन जाने पर बाघ और घातक हो जाता है, वैसे ही बिजली भी क्रोध में साक्षात मौत लग रही थी। गांव वालों ने बिजली के हाथ पांव बांध दिए और उसे उसके झोपड़े में ढकेल कर झोपड़े में आग लगा दी। बिजली आग में जलने लगी और उसकी चीखें आसमान तक को चीर देने वाली थी। वो चिल्लाने लगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी और तुम सबको साथ लेके जाऊंगी। कन्हैया की बात खत्म होने के बाद थोड़ी देर उन सबके बीच सन्नाटा पसरा रहा। फिर आदित्य अचानक बोल पड़ा, अरे काका, क्या आप ये सब पुरानी बातें लेकर बैठ गए। हमें जाकर उन बच्चों को ढूंढना चाहिए।
रामलाल ने कहा। पर उसके लिए तो हमें तालाब की ओर जाकर देखना होगा। आदित्य बोला। हाँ तो चल के देख लो, हो सकता है तुम्हारी बकरी भी मिल जाए। रामलाल साक्षी था उस ताकत की जो अब जागृत हो चुका था, इसलिए उसके अंदर एक झिझक थी। पर उसने ख्याल किया कि वो यही तो चाहता था कि उसकी बकरी के गायब होने की असली वजह उसे पता चले। रामलाल, आदित्य और मयूर कुछ और आदमियों के साथ कुछ न कुछ रोशनी का साधन लेकर तालाब की ओर चले। तालाब के चारों तरफ उन्होंने छान मारा पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अचानक पानी में हल्की सी हलचल हुई, जैसे बहुत सावधानी से पानी के बाहर कुछ आया हो। मयूर ने उस ओर रोशनी बिखेरी तो अचानक उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। दरअसल उसने एक बच्चे की लाश देखी वहां। बाकी सब लोग भी मयूर के पास आ गए। सब क्या देखते हैं कि एक एक करके सारे बच्चों की लाशें पानी की सतह पर ऊपर आकर तैरने लगी। अब गांव भर में वो तालाब शापित तालाब के नाम से प्रसिद्ध हो गया और लोगों ने वहां जाना भी छोड़ दिया। पर वो शायद बिजली की तंत्र साधना की ताकत थी कि आए दिन कोई न कोई उस तालाब की ओर खिंचा जाता और मारा जाता। लोग कन्हैया काका के पास गए और समाधान की बातें करने लगे। कन्हैया ने बताया कि बिजली इस वक्त अत्यंत क्रोध में है और इतने वर्षों के बाद जागृत हुई है तो वो बहुत ताकतवर भी है। उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। अंतिमपुरा के एक महंत हैं, उनसे बात की जाए तो कुछ हो सकता है। अगले दिन रामलाल और मयूर अंतिमपुरा जाकर महंत से मिले। महंत आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में चले गए और कुछ समय बाद उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने धीरे धीरे कहा, इस प्रेत को शांति दिलाने के लिए तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा। तुम्हें तालाब के किनारे एक जगह चुननी होगी जहां से बिजली ताई की आत्मा को बुलाया जा सके। रामलाल और मयूर ने महंत की बातें ध्यान से सुनी। महंत ने आगे कहा, इस यज्ञ में खास मंत्रों का जाप करना होगा और कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें अपने गांव वालों को एकत्रित करना होगा और सबको इस यज्ञ में शामिल करना होगा। महंत की बातें सुनकर रामलाल और मयूर ने एक दूसरे की ओर देखा और निश्चय किया कि वे गांव वापस जाकर सभी को इस बारे में बताएंगे। उन्होंने महंत का आभार जताया और वहां से लौट पड़े। रामलाल और मयूर गांव लौटे और महंत की बातें सबको बताई। गांव वाले पहले तो डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि यज्ञ से बिजली ताई की आत्मा को शांति मिल सकती है तो वो एकजुट हो गए। सभी ने मिलकर यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे यज्ञ का दिन आ गया और उस दिन गांव के सारे लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। सबने विशेष सामग्री जुटाई और महंत ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, अचानक आसमान में बादल छाने लगे और तेज हवा चलने लगी। तालाब के पानी में हलचल होने लगी और सबने देखा कि पानी में एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति एक बुजुर्ग महिला में बदल गई जो हवा में लटक रही थी। यह बिजली ताई की ही आत्मा थी जो पानी से बाहर आई थी। वो आकृति अचानक बोल पड़ी, मुझे भूल गया कन्हैया। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि बिजली जिसे अपना बेटा मानती थी वो कोई और नहीं बल्कि कन्हैया काका ही थे। कन्हैया काका अचानक चिल्ला उठे, तू फिर से आ गई डायन। अब की बार तुझे हम सब मिलकर हमेशा के लिए भगा भगा देंगे। बिजली चीख उठी, जाऊंगी तो मैं जरूर, पर तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी कन्हैया। सबको सच्चाई बता, तूने मुझे धोखा दिया है। अब सभी गांव वालों की नजरें कन्हैया काका पर थी। कन्हैया ने कहा, बातें बना रही है ये डायन। बिजली खौफनाक स्वर में चिल्लाई, सच बता सबको, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और तभी चार पांच आदमी अचानक से ऊपर उठने लगे। उन्हें जकड़न सी महसूस होने लगी और वो दर्द के मारे जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। कन्हैया समझ गया कि अगर उन्होंने सच्चाई को नहीं कबूला तो सारे गांव पर भारी आफत आ जाएगा। कन्हैया ने बोलना शुरू किया, बिजली कोई डायन या तंत्र मंत्र नहीं जानती थी। वो तो एक दिन गांव के बाहर एक तांत्रिक से मैं मिला जिसने मुझे तंत्र विद्या और साधना सिखाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं यह साधना करता गया, मुझे अपने अंदर एक ताकत महसूस होने लगी। लेकिन एक दिन गांव वालों को मुझ पे थोड़ा शक हुआ। अगर मेरी सच्चाई सामने आती तो या तो वो मुझे मार डालते या गांव से बाहर निकाल देते। मैं भागकर बिजली ताई के घर गया। बिजली ताई मुझे देखकर खुश हुई और बोली, क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने कहा, नहीं मैं घबराया नहीं हूँ ताई, मैं तुझे एक खेल दिखाऊं। ताई मान गई।
फिर मैंने उसे काले कपड़े पहनने को दिया और उसका अजीब सा हुलिया बनाया और खुद ऐसे एक गोले में बैठ गया जैसे मैं शिकार ही नहीं शिकार हूँ। तभी वहाँ गांव वाले आ गए और मुझे मासूम समझकर बिजली ताई को दोषी ठहराया। बिजली ताई मिन्नतें करती रही, मुझसे कहा, बेटा सच्चाई बता सबको कि तू बस खेल रहा था। लेकिन मैं चुपचाप रहा। गांव वालों ने ताई को जिंदा जला दिया। उसके बाद तांत्रिक ने मुझसे यह कहकर मुंह फेर लिया कि तंत्र साधना एक गुप्त क्रिया है। अब चूंकि इसका भेद खुल चुका है तो अब वो मुझे कुछ भी नहीं सिखाएगा। उसके बाद अचानक आज बिजली ताई प्रकट हुई है। जब कन्हैया की बातें खत्म हुई तो वो 4-5 आदमी जो हवा में थे अचानक नीचे गिर पड़े और तभी कन्हैया काका चिल्ला उठे। लोग क्या देखते हैं कि जैसे अचानक कोई अदृश्य शक्ति कन्हैया काका को पैरों से घसीटते हुए पानी की ओर ले जा रही हो। थोड़ी ही देर में साया कन्हैया को लेकर पानी के अंदर चला गया। इस बीच महंत जी का भी ध्यान टूट गया। उनके चेहरे पर एक शांति थी। उन्होंने गांव वालों से कहा, अब यह तालाब श्राप मुक्त हो चुका है। बिजली का क्रोध कन्हैया पर था, जिसकी भरपाई कई लोगों ने अपनी जान देकर की है, पर अब घबराने की कोई बात नहीं है। बिजली का क्रोध शांत हो चुका है और अब वह यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में दहशत इतनी घर कर गई थी कि आज भी वो उस तालाब की तरफ जाने से कतराते हैं।